दोस्तों कैसे हो आप सभी भैया। मैं पवन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स वाले भैया में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के 50 MBVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने मिनिमम 15 क्वेश्चन करे थे। आज के इस क्लास में भी 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने सारे भी क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चाहे पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके आप सभी बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो आई करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिक्स वाले भैया हमारे चैनल पे जो फिजिक्स का जो सेशन चल रहा है हमारा 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे नहीं मैं बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा मोस्ट वीवीआई 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप सभी। और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले भैया पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पहला है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। पीपीटी देख रहे हो कितना मेहनत लगता है पीपीटी रेडी करने में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक तरफ लिख देता हूँ प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है, और मैं आपको अंतर बता रहे हो। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्वितीयक इंद्रधनुष। ओके, यहाँ पे मैं, आप समझ जाना, मैं द्वितीयक और प्राथमिक बस लिख दे रहा हूँ, समझ जाना कि इंद्रधनुष से इसका मतलब है। राइट, तो यहाँ पे जो पहला अंतर होगा, जो सबसे पहला अंतर वो होगा कि भैया सबसे पहला प्राथमिक और द्वितीयक में देखा जाए, पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि जो प्राथमिक होता है हमारा ज्यादा तीव्र होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये ज्यादा तीव्र होता है, यानी कि यह ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, जो द्वितीयक होता है यह कम तीव्र होता है जस्ट कंपेयर टू प्राथमिक इंद्रधनुष के। ठीक है, चलो सेकेंड यहां से आप ले सकते हो कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग हमारा ऊपर होता है, लाल रंग हमारा ऊपर होता है और नीचे होता है हमारा बैगनी कलर, और बाकी बीच में, ठीक है, नीचे हमारा होता है बैगनी कलर, नीचे हमारा होता है बैगनी कलर और बाकी जो बीच में कलर्स होते हैं वो तो होंगे ही। ठीक है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर हमारा बैगनी होता है, ठीक है, और जो लाल होता है वो नीचे होता है। ठीक है, और बाकी जो बीच में कलर होना था वो तो कलर होंगे ही। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हैं। एक और अंतर आप यहां से लिख सकते हो कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है वो एक बार होती है। ठीक है, यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसमें एक बार होती है। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो 2 बार होता है। ठीक है, यानी कि 2 बार होते हैं। तो यही थे भैया कुछ बेसिकली अंतर प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में। राइट, आगे आ जाइए जी। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु का कोर का पदार्थ क्या होता है। यहाँ पे कर नहीं होगा जी, कोर होगा। तो प्रकाशिक तंतु के कोर का पदार्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्रकाशिक तंतु होता है, ठीक है, प्रकाशिक तंतु जो कि ये जो होता है प्रकाशिक तंतु, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस पे आधारित यह एक ऐसी घटना होती है प्रकाशिक तंतु जिसमें हम लोग सिग्नलों को एक स्थान से कम ऊर्जा में बिना ऊर्जा क्षय किए हम लोग एक स्थानों से दूसरे स्थानों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो प्रकाशिक तंतु हमारा है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार बीएससी बोर्ड ने पूछा है। राइट, तो जो प्रकाशिक तंतु होता है इसका जो पदार्थ होना चाहिए वो अच्छे कांच का कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छे कांच का बना कार्बन होना चाहिए। याद रखना किस चीज का, तो अच्छे शीशे का बना कार्बन होना चाहिए। ऑलराइट, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं वो आपको बतानी है। सबसे पहले क्रांतिक कोण होता क्या है समझ लो। मैं आपको समझा दूं विद प्रैक्टिकल करके, सॉरी प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकता लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें मैं ट्राई कर सकता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा कोई सतह है, ओके, ये हमारा नीचे है सघन माध्यम, राइट, ऊपर है हमारा विरल माध्यम। तो कोई प्रकाश जा रही है, ध्यान से समझना, आप डिफिनेशन खुद से चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, बस मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है, जो कि एज अ क्रिएटर वर्क करते हैं, बस आपको ABCD कराते चले जाएंगे, लेकिन भैया कॉन्सेप्ट कौन देगा, जो रियल कॉन्सेप्ट है वो कौन बताएगा बच्चों को, समझ रहे हो। और आप सभी की भी गलती नहीं है, ठीक है, गलती आप सभी की है, ठीक है, टीचर की कोई गलती नहीं है कि आप वैसे ही वीडियो देखना पसंद करते हो। जो आपको रियल कॉन्सेप्ट देता है ना उसकी वीडियोस आप ज्यादातर वॉच नहीं करते, लेकिन जो भैया ABCD कराता है ना बस आप उसी की वीडियो को देखते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप जो रियल कॉन्सेप्ट बता रहा है, जो सही कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा है चीजें, उसको आप वीडियो को देखो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको सपोर्ट करो, क्योंकि वही जो ऐसा बंदा है जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है वही ऐसा बंदा है जो कि
वो अपने शिक्षा के माध्यम से बिहार की जो शिक्षा नीति हमारी जो सबसे बहुत मजबूत होनी चाहिए थी उसे वो सुधार करने में लगा हुआ है। ठीक है, बाकी एबीसीडी से शिक्षा हमारा सुधार नहीं हो सकता कभी भी। समझ रहे हो चीजें? तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो मैं बात कर रहा हूँ क्रांति कोण पे। हमारा क्रिटिकल एंगल जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल समझना, यहाँ पे मैं एक प्रकाश डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रकाश डाल रहा हूं तो ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने प्रकाश डाला तो सघन माध्यम के लिए वह आपतन कोण, ध्यान से समझो, सघन माध्यम के लिए वह आपतन कोण, ठीक है, जो विरल माध्यम के लिए अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर मैं प्रकाश को ऐसे डालू, ठीक है, अगर मैं प्रकाश को मान लो मैं ऐसे डालता हूं सीधा, ठीक है, यहां से मैं प्रकाश को मैंने ऐसे डाला, ओके, और यहां से जो प्रकाश है वो ऐसे हो गया, यानी कि समकोण के बराबर हो गया। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे देख रहे हो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, यही आपका जो कोण बनेगा यही आपका क्रिटिकल एंगल बनेगा, यही आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। कैसे समझो आप इसका डिफिनेशन आप किस तरीके से ले सकते हो, ध्यान से समझना। सघन माध्यम के लिए वह आपतन कोण, ठीक है, सघन माध्यम के लिए वह आपतन कोण जो विरल माध्यम के लिए अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो कोण बनेगा यही हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्रांति कोण कहलाएगा। समझ में आ गया आप सभी को? कोई दिक्कत, मेरे को लग रहा होगा कि कोई दिक्कत आप सभी को अब नहीं होने वाली। समझ रहे हो? अब यहां से इसकी दो आवश्यक शर्तें भी पूछ रही थी, राइट, यहाँ पे कुछ शर्तें भी पूछ रही थी। तो शर्तें समझो क्या क्या होने वाली है जी। शर्तें, शर्तें ध्यान से समझना। शर्तें तो आपको खुद दिख रहा होगा जी। शर्तें है कि सघन से विरल में जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए। पहला चीज यही हो गया कि सघन से विरल में जानी चाहिए। ये जो प्रक्रिया है क्रांति कोण आपको कब देखने को मिलेगा? जब आप सघन से विरल में प्रवेश कराओगे तो, ओके। और दूसरी चीज कि जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री यानी कि समकोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो अपवर्तन कोण है, ठीक है, यानी कि मैं एंगल आर से दिखा देता हूं, जो आपका अपवर्तन कोण है वो आपका 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी कि समकोण के बराबर होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि क्रांति कोण और इससे रिलेटेड जो भी आवश्यक शर्तें थी वो आपको क्लियर अच्छी तरीके से हो गई होगी। ऑलराइट, आगे आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन है कि माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछा गया। सारे क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले ही है, ठीक है, 2-2 नंबर वाले हैं सारे क्वेश्चन। बाकी 5 नंबर की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पीपीटी रेडी वगैरह कर रहे हैं आप सभी के लिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जी। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, 1 मिनट, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है इस पे हम लोग चर्चा कर ले थोड़ी। तो ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड होता है यानी कि पीवाई के क्वेश्चन से, ठीक है, बहुत बार करा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इसे सही कर दूं, चलो जी। अब आगे आ जाओ। तो अपवर्तनांक क्या होता है? तो मान लो ये हमारा कोई माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है और यहाँ पे भी एक माध्यम है, ठीक है। तो यहां से इस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश आया, ठीक है, इस माध्यम से इस माध्यम में लाइट आया। 1 मिनट में यहाँ पे एक बिंदु स्रोत मान लो, नहीं बिंदु स्रोत नहीं, बिंदु स्रोत मैं यहाँ मानता हूँ, ठीक है, बिंदु स्रोत को मैं यहाँ मानता हूँ। यहाँ से प्रकाश निकला, इस तरीके से प्रकाश आ रहा है। ध्यान से समझना, बस कॉन्सेप्ट समझना, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि आप एबीसीडी रटो या फिर डिफिनेशन है उसको रटो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं करो। रियल कॉन्सेप्ट है उसको समझो आप अच्छी तरीके से, ध्यान से समझना। अपवर्तनांक कहानी ये है कि भैया अपवर्तनांक समझना आप ध्यान से। अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या होती है, यानी कि वह नंबर होती है जो बताती है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या ज्यादा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझो। यहाँ पे आपको पता है ये हमारा एक माध्यम है, यह हमारा दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या बताता है? सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो प्रकाश की चाल होती है उसी को बताता है, ठीक है। तो प्रकाश का चाल को बताता है, तो कैसा प्रकाश का चाल? तो किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा इसमें ज्यादा प्रकाश आया है या फिर कितना गुना कम प्रकाश आया है या फिर कितना गुना ज्यादा प्रकाश आया है। तो यही चीज को बताता है हमारा कौन? अपवर्तनांक। तो समझ गए अपवर्तनांक का क्या काम होता है? किसी माध्यम की अपेक्षा किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या ज्यादा है, ठीक है। यानी कि इसमें प्रकाश की चाल मान लो S1 है तो इसमें S2 है या फिर कितना 2S2 है, यानी कि कितना गुना कम या ज्यादा है, ठीक है, किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वही बताता है कौन? आपका अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक यही एक नंबर होती है। अगला क्वेश्चन, निरोधी विभव क्या है? निरोधी विभव क्या है भैया? निरोधी विभव क्या है? एक सेकंड, निरोधी विभव क्या है? तो आपको पता है एनोड है, कैथोड है हमारा, ठीक है।
एनोड हमारा ए, कैथोड को मैं सी से दिखा देता हूं। तो एनोड और कैथोड वह ऋणात्मक पोटेंशियल, वह ऋणात्मक विभव जो कि एनोड पे आपतित कराने से, वह ऋणात्मक विभव जिसे आप एनोड पे आपतित कराने से इसका जो फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि जो विद्युत प्रकाश है, विद्युत प्रकाश, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ओके, वो क्या हो जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऑलराइट, तो निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव जिसे आप एनोड पे आपतित कराओगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। यही आपका जो विभव है वो आपका ऋणात्मक निरोधी विभव कहलाता है। ओके जी, चलो, एक्स किरण के दो गुण, इस क्वेश्चन को हमने कल के क्लास में भी करा था, लेकिन कोई नहीं, एक बार फिर से रिपीट हो गया है तो इसे एक बार फिर से देख लेंगे, क्या दिक्कत है। एक्स किरण के दो गुण की बात कर रहा है जी, एक्स किरण के दो गुण, ठीक है, एक्स किरण यानी कि एक्स रे किरण, एक्स रे के दो गुण। पहला गुण में आप ये लिख सकते हो कि इसकी जो चाल होती है, इसकी जो चाल होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है, ठीक है, यानी कि प्रकाश का जितना स्पीड होता है उतना ही एक्स किरण का भी स्पीड होता है। दूसरा नियम में आप ये दे सकते, सॉरी, दूसरा गुण में आप ये लिख सकते हो कि जो एक्स रे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड द्वारा विक्षेपित नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा और जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये दोनों मिलके इस पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, किस पे, एक्स रे पे, समझ रहे हो। तो पहला नियम आप लिख, सॉरी, पहला गुण आप लिख सकते हो कि जो प्रकाश का वेग हो, सॉरी, जो एक्स किरण का जो वेग होता है हमारा वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, राइट। दूसरा में आप लिख सकते हो कि एक्स रे पे, एक्स किरण पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑलराइट, चलो जी आगे। लेजर किरण के किन्हीं चार मुख्य विशेषताएं को बताएं। इस पे हमने कल चर्चा करी थी, ठीक है, इस पे हमने कल चर्चा करी थी, लेकिन कोई नहीं, इस पे एक बार फिर से चर्चा कर ली जाए। लेजर रे, ठीक है, लेजर किरण के चार गुण की बात कर रहा है, ऑलराइट, इसके चार गुण के बारे में बात कर रहा है। पहला ये क्या करता है, स्टील के प्लेट को डायरेक्ट एकदम छेद कर देता है, स्टील प्लेट को क्या कर देता है, डायरेक्ट, स्टील प्लेट को डायरेक्ट एकदम प्रतिच्छेद करके वो आर पार हो जाता है। यानी कि लेजर किरण की तरंगदैर्घ्य इतनी ज्यादा होती है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, ठीक है, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगा इसकी, देखो, स्टील प्लेट को छेद कर देता है तो इसकी जो पावर है, ठीक है, इसकी जो तीव्रता है वो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा होती है। तो पहला के स्टील प्लेट को छेद कर देता है, इसकी तीव्रता ज्यादा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र है, ठीक है, या फिर इसे हम लोग तीव्र अगर नहीं भी है तो इसे हम लोग तीव्र कर भी सकते हैं, तो दूसरा गुना पे लिख सकते हो, ठीक है। इसकी तीसरी विशेषताएं, यह एक वर्णी कला कोण में होता है, ठीक है, एक वर्णी तरंगदैर्घ्य होता है, कला कोण में होता है। तो यही लेजर के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, जिसे आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो जी, कार्यफलन क्या है तथा देहली आवृत्ति क्या है, इन दोनों को एक ही बार में समझ लेते हैं, कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति क्या है। तो देखो, मान लो ये हमारा कोई सतह है, ये हमारा क्या है जी, सतह है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ से कोई बिंदु स्रोत से यहाँ पे मैं प्रकाश डाल रहा हूं और यहाँ पे इस सतह पे भैया इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, इस सतह पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और यहाँ से मैं जैसे ही यहाँ से मैं क्या डाला, प्रकाश डाला, और प्रकाश डालने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि इस सतह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो भागना शुरू हो गए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना शुरू हो गए, भागना शुरू हो गए। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागना शुरू हो गए। यानी मेरा कहने का मतलब, ध्यान से समझना आप सभी, कि वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, जिसे सतह पे आपतित कराने से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ के बाहर निकलना शुरू कर देता है, वो हमारा कार्यफलन कहलाता है, ठीक है, कार्यफलन, ठीक है, कार्यफलन हमारा क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे हम लोग सतह पे आपतित कराने से उस सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग होने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस सतह से निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो हमारा ऊर्जा है, वो हमारा कार्यफलन कहलाता है। समझ गए चीजें। चलो जी, अब आइए हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक था हमारा कार्यफलन, तो हो गया। अगला हमारा क्या था जी, एक मिनट में देख लूं। कार्यफलन के बाद हमारा क्या था, देहली आवृत्ति, राइट, देहली आवृत्ति। तो कार्यफलन को के बारे में अच्छी तरीके से आपने समझ गए होंगे, उम्मीद है मेरे को, ऐसा मैं करता हूं, उम्मीद, ठीक है। देहली आवृत्ति को समझना आप सभी। देहली आवृत्ति क्या होता है, मान लो ये हमारा कोई सतह है, राइट। अब यहाँ पे हमारा सतह है,
इस पे मैं क्या कर रहा हूँ भैया, प्रकाश को यहां से मैं आपतित करा रहा हूँ। सेम सिचुएशन समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो, हमने इससे पहले हमने कार्यफलन के बारे में समझा, कार्यफलन के बारे में समझा। तो कार्यफलन में क्या हो रहा था कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे क्या हो रहा था, जिसे आपतित कराने पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं बोलूंगा कि वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे सतह पे आपतित कराने से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। बस फर्क इतना है कि कार्यफलन ऊर्जा का रूप होता है, जो कि देहली आवृत्ति है तो आवृत्ति का ही रूप होता है। तो यहाँ पे आपको बोलना होगा, देखो बस थोड़ी सी आपको चीजें को चेंज करनी होगी, थोड़ी सी वर्ड्स को आपको चेंज करने होंगे। जैसे कि कार्यफलन में आपको बोलना पड़ेगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे हम लोग सतह पे आपतित कराने से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है, वह हमारा जो न्यूनतम ऊर्जा होता है वो हमारे कार्यफलन कहलाता है, राइट। देहली आवृत्ति में आप क्या बोल सकते हो कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे हम लोग सतह पे आपतित कराने से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है, वह न्यूनतम आवृत्ति हमारा देहली आवृत्ति कहलाता है। चीजें समझ गए अच्छी तरीके से। बस यहाँ पे बस वर्डिंग का चेंजेस है, बाकी और कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। पोलोरॉइड क्या है, इसके दो उपयोग को लिखे, इसके बारे में भी कल हमने देख लिया था, लेकिन कोई नहीं, जब रिपीट हो गया है तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। पोलोरॉइड, ठीक है, पोलोरॉइड, ओके जी, पोलोरॉइड। अब यहाँ पे ध्यान से समझना पोलोरॉइड क्या होता है। पोलोरॉइड एक ऐसा सिस्टम होता है, एलवी यादव के सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोलोरॉइड होता है, यह एक ऐसा युक्ति होता है, या फिर ऐसा एक सिस्टम कह लो, या फिर ऐसा निकाय कह लो, जो कि अध्रुवित प्रकाश को, जो कि अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश को बदल देता है ध्रुवित प्रकाश में, अध्रुवित प्रकाश को बदल देता है ध्रुवित प्रकाश में, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश को बदल देता है ध्रुवित प्रकाश में। ओके, तो पोलोरॉइड हमारा, पोलोरॉइड का क्या काम होता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना। और इसके उपयोग की भी बात कर रहा है, तो पोलोरॉइड का बेसिकली दो उपयोग पूछ रहा है आपसे, या फिर एक, जितना पूछे मैं दो आपको बता दे रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। तो पोलोरॉइड का पहला उपयोग हम लोग कर सकते हैं धूप चश्मा के रूप में, ठीक है, धूप चश्मा के रूप में। और लास्ट में रुकना, मैं आपको लास्ट में मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाला हूं फिजिक्स का, ठीक है, भागना मत। धूप चश्मा में हम लोग इसका यूज करते हैं। और दूसरा चीज, पहला चीज धूप चश्मा में करते हैं, दूसरा चीज हम लोग ये यूज करते हैं फोटोग्राफी कैमरा में, ठीक है, फोटोग्राफी 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 कैमरा में इसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, फोटोग्राफी कैमरा में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो पोलोरॉइड आपको क्लियर हो गया। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या है, ठीक है, वैसा तरंग जो कणों का संयोग होता है, ठीक है, जिसमें कण कण क्या होते हैं, कण जो होते हैं वो संचय करते हैं, कण गति करते हैं, वो हमारा डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहलाता है। अगला है प्रकाश वर्ष क्या है, इस पे भी हम लोग कल चर्चा किए थे कल के क्लास में, ठीक है। प्रकाश वर्ष को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं इंग्लिश में। तो लाइट ईयर क्या होता है, आपको पता चल रहा है कि एक ईयर में प्रकाश जितनी डिस्टेंस तय करता है, एक ईयर में प्रकाश जितनी डिस्टेंस तय करता है वो हमारा लाइट ईयर कहलाता है। लेकिन कहाँ, ऐसे ही कहीं पे भी माध्यम तो होनी चाहिए ना जी, माध्यम है भैया निर्वात में, निर्वात में। यानी कि मैं अगर आपको अच्छी तरीके से बताऊं तो निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश, निर्वात में जो प्रकाश है वो एक साल में जितनी डिस्टेंस तय करता है, एक साल में जितनी डिस्टेंस तय करता है वही आपका लाइट ईयर कहलाता है। समझ रहे हो, निर्वात में प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है वही आपका क्या कहलाता है, लाइट ईयर, प्रकाश ईयर कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे जाते हैं, जैसे कि जो हमारा प्रकाश वर्ष है वो किस चीज का मात्रक है, ठीक है, प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश वर्ष होता है वो हमारा दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हमारा हो जाएगा जी दूरी। ऑलराइट, प्रकाश वर्ष का मात्रक हमारा हो जाएगा दूरी। ओके, और कुछ चीजें जैसे कि ये जो प्रकाश वर्ष है इसका वैल्यू होता है, वो वैल्यू है 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। मीटर यहाँ पे मैंने क्यों यूज करा, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है ना, तो मीटर मैंने यूज करा है। तो ये वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है आपका, ठीक है, किस चीज का, तो प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर का। ओके जी, और इससे रिलेटेड बस इतने ही आपके ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन करे जाते हैं। अच्छा, आवेश के दो गुण को लिखे तो क्या दिक्कत है यार, आवेश के दो गुण क्या हम लोग 3-4 गुण देख लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें भैया। आवेश के दो गुण, ठीक है, पहला गुण आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, थोड़ी इंग्लिश भी सीख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ऑलराइट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि भैया आवेश के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म, पहला हमारा गुण क्या हो जाएगा, पहला आप लिख सकते हो कि जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं, ठीक है,
आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश क्या होते हैं जी? योगात्मक होते हैं। आवेश योगात्मक होते हैं, यानी कि हम लोग आवेश को जोड़ सकते हैं। अब आवेश को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, क्यों जोड़ सकते हैं? इसके पीछे का कारण आपको पता है कि जो चार्ज है एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से जो अलजेब्रिक लॉ होता है उसको पालन करता है आवेश, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ चुकी थी, जिसके चलते जो हमने जो भी यहाँ पे मैं जो भी ड्रॉ करा था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अब हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेने वाले हैं। मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग देख लेते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो जिसमें से पहला मैं फास्ट करता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप सभी का पहले भी टाइम जा चुका है। तो जो प्रॉपर्टीज होता है चार्ज की, पहला होता है कि जो आवेश होते हैं वो एडिशनल होते हैं, यानी कि आवेश योगात्मक होते हैं, ठीक है। आवेश क्या होते हैं? आवेश योगात्मक होते हैं, राइट। आवेश योगात्मक होते हैं। अब क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं। यह जो होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसके कारण यह बीजगणितीय के योग का नियम का पालन करता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या करता है, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, ठीक है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो आवेश होता है वो योगात्मक होता है। दूसरा गुण आप लिख सकते हो कि आवेश क्वांटिमीकृत होता है, यानी कि आवेश जो होता है वो क्वांटिजेशन होता है, ठीक है। आवेश क्वांटिमीकृत होता है। आवेश क्या होता है? क्वांटिमीकृत होता है, ठीक है, क्वांटिमीकृत होता है। अब क्वांटिमीकृत होने का मतलब कि जो आवेश होता है यह पूर्ण गुणज होता है फंडामेंटल चार्ज का, ठीक है। आगे आ जाओ जी। अब एक और लो, आप चाहे तो समझ लो, वैसे तो दो ही पूछा था, लेकिन एक और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत, यह संरक्षित होता है, ठीक है, यह संरक्षित होता है। और इससे रिलेटेड आपके 2 नंबर में क्वेश्चन करे जाते हैं जी, ठीक है, यह संरक्षित होते हैं। इससे रिलेटेड 2 नंबर में आपके क्वेश्चन करे जाते हैं कि आवेश संरक्षित होते हैं क्यों, या फिर आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। समझ गए चीजें? तो यहां से 15 सब्जेक्टिव तो आपके क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी आपको जवाब देने हैं इन सबके कमेंट में, ठीक है। या फिर अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वोल्ट इंटू मीटर किस चीज का मात्रक होता है? आप सभी कहोगे कि यह होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, राइट, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। लेकिन वही मैं आपसे पूछूं कि वोल्ट बटा मीटर किस चीज का होता है? यह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक आप सभी कहोगे कि इसका होता है वेबर। वेबर, ठीक है, बहुत सही, इसका होता है वेबर, राइट, सही बोल रहे हो आप। लेकिन वही मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है जी? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे ही मात्रक, वही बोलोगे टेस्ला। चलो बहुत सही, ये भी सही है। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ गॉस थ्योरम का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। एक्स्ट्रा में भी चीजों हम लोग सीखते चलेंगे डेली। अब हम लोग गॉस थ्योरम का सूत्र क्या होता है? गॉस थ्योरम होता क्या है? किसी भैया बंद सतह में, गॉस थ्योरम के लिए गॉसियन सतह होता है जो कि आपका बंद होता है, ठीक है। और गॉस सतह में मान लो जो भी आपका आवेश उपस्थित है और इससे होकर जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, यानी कि फाई, समझ रहे हो जी, फाई का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो किसी सतह से होकर गुजरने वाली जो कुल विद्युत फ्लक्स होती है वो आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होते हैं, यानी कि Q गुने 1/एप्सिलॉन नॉट। यही आप पढ़ रखे हो ना जी, कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली जो हमारी फ्लक्स होती है, फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फाई यूज करा है, ठीक है। और ये जब फाई होता है वो आपका आवेश, जो उसमें उपस्थित आवेश रहता है, जो आपका बंद सतह है उसमें जो आपका आवेश उपस्थित रहता है, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि फाइनल यहाँ से फाई बराबर आ गया Q बटा का एप्सिलॉन नॉट। यही आपका होता है हमारा गॉस थ्योरम, ठीक है, यही हमारा गॉस थ्योरम होता है। बाकी गॉस थ्योरम के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी, ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो बना रखी। उसका लिंक चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को, या फिर कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। प्लीज उस वीडियो को जाके देख लेना, वहां से अगर आप सीख जाओगे। वहां पे मैंने शायद न्यूमेरिकल भी कराया है गॉस थ्योरम से रिलेटेड, तो आप जाके देख लेना। बाकी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। ये हमारा कोई सतह है, ठीक है, यहां से कुछ चीजें गुजर रही है, ठीक है, यहां से क्या चीजें गुजर रही है आपको पता है? ये गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आप इसे विद्युत बल रेखाएं भी कहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह लो, विद्युत बल रेखाएं कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। अब यहां से मैं आपसे पूछना चाहूंगा फाई का वैल्यू, फाई का वैल्यू, यानी कि मैं विद्युत फ्लक्स पूछ रहा हूं आपसे। तो विद्युत फ्लक्स कहोगे कि सर जितना सतह से गुजर रहे हैं चीजें, यानी कि जितना सतह से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस गुजर रही है, वही जो संख्या होती है वो हमारी कहलाती है क्या? विद्युत फ्लक्स। तो यहां से कितना गुजर रहा है? 1 2 3 4, 4 गुजर रहा है, तो फाई का वैल्यू यहां से
4 हमारा आ गया। लेकिन अगर वही मैं आपसे इसी क्वेश्चन को एक और पूछूं, ऐसे मान लो हमारा कोई सतह है, ठीक है, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, बताओ अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ फाई का वैल्यू, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू कितना है। तो यहाँ से देखोगे कि नंबर ऑफ, यानी कि सतह से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही होगी वही हमारा फाई का वैल्यू, यानी कि विद्युत फ्लक्स का वैल्यू होता है। समझ रहे हो चीजें। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए गुजर रहा है, 2 3 3 3 हो जाएगा। अब ए क्यों नहीं है, तो सतह के बाहर जा रहा है ना, तो इससे हम कोई मतलब नहीं है। आगे आ जाओ जी। एम्पियर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई, ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट आई, यही आपका होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, इंग्लिश में कहते हैं। चलो बायो सेवर्ट का नियम का बता दो एक बार आप, बायो सेवर्ट नियम, ठीक है, बायो सेवर्ट नियम क्या होता है, बायो सेवर्ट का नियम, तो बायो सेवर्ट का नियम होता है किसी अनंत लंबाई तार, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं बता दे रहा हूँ सारी चीजें, किसी अनंत लंबाई वाले तार, यहाँ पे डॉटेड में दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये जो तार है वो क्या है, अनंत है, इसमें मैं धारा प्रवाह कर रहा हूं आई, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं धारा प्रवाह कर रहा हूं आई, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे और इसके बगल में कोई पॉइंट है पी, इसके बगल में कोई पॉइंट है पी, जहां पे हमको ज्ञात करना है भैया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहां से मैं एक ऐसे लाइन गुजार देता हूं, यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं मान ले रहा हूं आर, इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं मान ले रहा हूं आर, यहां से मैं मान ले रहा हूं यह थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, यहां से मैं मान ले रहा हूं थीटा कोण बना रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा, ये अनंत लंबाई का तार है, तो अनंत लंबाई के तार के लिए तो हमारा विद्युत क्या मैं बात कर रहा हूं, अनंत लंबाई के तार के लिए तो हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना हमारा पॉसिबल है नहीं। भैया मैं आपसे दे दूं भैया अनंत लंबाई का तार है, उसका आप मैग्नेटिक फील्ड बता दो, बता पाओगे आप, नहीं। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा, इसी में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूं। अगर मान लो इस पूरी की लंबाई है एल, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डीएल, ठीक है, यानी कि डी का मतलब होता है एक छोटा सा मैं पार्ट ले रहा हूं इस अनंत लंबाई के तार का, तो डीएल मैंने ले लिया। ऑलराइट, अब चीजें आप समझो अच्छी तरीके से, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगी, मैं बायो सेवर्ट के नियम पे चर्चा कर रहा हूं, मैं बार बार बता दूं, तो यहाँ पे जो बी हमारा है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये समानुपाती होता है इसमें जो धारा प्रवाह हो रहा है उसके, ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारा बी है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा समानुपाती होता है, इसमें जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऐसा, ठीक है। और जो यही जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके सीधा समानुपाती होता है जो तार की लंबाई है उसके, ठीक है। चलो जी बहुत सही, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आपका सीधे समानुपाती होता है, यहाँ पे जो आपका ज्या बन रहा है या थीटा बन रहा है ना, वो इस थीटा के, मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा लेता हूँ, ठीक है, साइन थीटा की यूज कर रहा हूँ, आपको पता ही है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर के लिए वो चीज। बाकी ये इतना चीज पे डिपेंड करता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि इस अनंत लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पे कुछ दूरी पे, वो हमारा इतना चीज पे डिपेंड करने वाला है। बाकी इधर का मैं इरेज कर दूं वो चीज, बाकी इधर तो आप समझ ही गए हो कि सारी चीज अनंत लंबाई का तार है, यहाँ पे मैंने धारा आई प्रवाह करा रखा है, ये सब चीजें क्लियर हो गई। चलो जी आगे आ जाओ, ये सब चीजें तो खैर क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे आ जाओ। यहाँ से मैं इसको इरेज कर लूं, चलो मैंने इरेज कर लिया। अब यहाँ से किस तरीके से क्या चीजें होने वाली है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करना चाहूं तो यहाँ पे हमारा होगा क्या, यहाँ पे हमारा होगा क्या, यहाँ पे जो बी है वो आपका सीधा समानुपाती हो जाएगा आइडियल आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर के, ठीक है। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मानूं, इसे इक्वेशन सेकंड मानूं, इसे थर्ड मानूं, इसे मैं फोर मानूं और सबके अनुसार चलूं तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे अच्छा एक सेकंड, मैं डीबी निकाल रहा हूँ ना, क्यों, क्योंकि मैं जब छोटा तार के निकाल रहा हूं तो छोटा हमको चुंबकीय फ्लक्स भी मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ डी, ओके जी। तो यहाँ से डीबी, अब यहाँ पे आपको पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे मेरे को कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए। अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट लगा लेता हूँ क्या, म्यू नॉट बटा का 4 पाई, म्यू नॉट बटा का 4 पाई मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने कूलम्ब लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाया था कांस्टेंट के रूप में, यहाँ पे मैं कांस्टेंट के रूप में लगाने वाला हूँ म्यू नॉट बटा का 4 पाई, ठीक है। आगे आ जाओ, बाकी जस का जो भी चीज है वो हमारा रह जाएगा, यानी कि आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल निकल गया किसी अनंत लंबाई के तार का कारण इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो हमारा हो गया यही हमारा है भैया बायो सावर्ट का नियम।
और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बायो सावर्ट जो लॉ है, ठीक है, इसे किसने खोज करा है? तो बायो नाम के दूसरे वैज्ञानिक थे, सावर्ट नाम के दूसरे, यानी कि दो वैज्ञानिक ने मिलकर इस नियम का खोज करा है, बायो सावर्ट नियम का। तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज थी, एक सब एक्स्ट्रा जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप सभी को आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा। और 1 जनवरी के दिन क्लास हो रहा है, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहो। बाकी अब आप सभी के सामने बस 1 मंथ का समय शेष रह गया है, तो अब हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं, किस तरीके से कब कब मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो आने वाली है, इसके बारे में थोड़ी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो वीडियो की जहां तक बात करी जाए तो आपको एक वीडियो सुबह 8 बजे मिलने वाली है, कल से ही, यानी कि 2 जनवरी से ही एक वीडियो आपको सुबह 8 बजे मिलेगी, ठीक है। एक वीडियो आपको 5 PM में मिलने वाली है, और एक वीडियो आपको शाम 7 PM में मिलने वाली है। और कभी कभी यानी कि मैं 3 से 4 वीडियो डेली का डालने वाला हूँ, 3 से 4 वीडियो डेली का डालने वाला हूँ। और ये ऑल सब्जेक्ट का होगा, इंग्लिश का वीडियो अभी तक मेरे चैनल पे एक भी नहीं है, तो अब इंग्लिश का भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो चीज समझ रहे हो जी। और बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो का जो शेड्यूल होने वाला है वो होने वाला है सुबह में 8 बजे, ठीक है, सुबह में 8 बजे, और शाम में 5 बजे, ठीक है, शाम में 7 बजे, और रात में 9 बजे। तो ये सब वीडियो का शेड्यूल होने वाले हैं मेरे, ठीक है। बाकी आप चाहो तो शेड्यूल चेंजेस वगैरह भी करवा सकते हो, आप प्लीज कमेंट करते ना, मैं चेंज कर दूंगा शेड्यूल को, ठीक है, अगर आपको इस टाइम में जुड़ने से कोई इश्यू हो रहा होगा तो। और वीडियो की जो फॉर्मल है वो मैं आपको बता दूं, ये आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, यानी कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं कहूँ तो ये जो वीडियो है वो आपके प्राइमरी में चलेंगे, ठीक है। लाइव आना थोड़ी पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मैं संडे को लाइव आता हूँ, ठीक है। और उस संडे को लाइव आके मैं आप सबका जो है ना वो टेस्ट लेने वाला हूँ, सब सब्जेक्ट का। तो संडे के संडे आपका टेस्ट भी होने वाला है, और जो टेस्ट होगा ना संडे का सीरीज, वो आपको चारों टाइम होगा, यानी कि 8 PM में भी टेस्ट होगा आपका, 5 PM क्लास वाले में भी टेस्ट होगा, 7 PM वाले क्लास में भी टेस्ट होगा, और 9 PM वाले में भी टेस्ट होगा आपका। यानी कि मैं डेली की 3 से 4 वीडियो अब मैं आप सभी को डालने वाला हूँ, देने वाला हूँ। तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपको बनता है कि मेरी से ज्यादा मेहनत आप करो, ठीक है। अगर अगर आपको कोई भी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज रहती है तो आप प्लीज इस नंबर पे एक बार व्हाट्सअप कर सकते हो, पीडीएफ के लिए भी कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। कोई भी पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं लगता, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया बहुत सारे ऐसे टीचर है, मैं उनसे टीचर करने में मैं शर्माता हूँ यार, ठीक है, मैं उसे एज अ क्रिएटर मानू ना। तो ठीक है, कोर्स तो आप सेल कर रहे हो, कोर्स का रखे हो प्राइस 3K 4K, ठीक है, 4,000 5,000 ले रहे हो कोर्स के, लेकिन भैया कम से कम वो चीज है कि पीडीएफ तो कम से कम फ्री में प्रोवाइड करो ना। जब बच्चे क्लास देख रहे हैं तो उनको पीडीएफ चाहिए होता है ना, तो वो चीज मैं बोल रहा था। बाकी जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, सॉरी, आपकी मर्जी नहीं, उन लोगों को जैसा करना है करने दो। बाकी मेरे को क्या करना है ना, ये जो बिहार है ना, बिहार की शिक्षा नीति को मेरे को सुधारना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आप भी करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।